वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस का एक हिस्सा मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में समझाया था डिटेल में। आज हम इसके बाकी बचे हुए भाग को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें यूके, यूएसए और चाइना, इन तीन का विवरण पिछले वीडियो में मैं दे चुकी हूँ और बाकी का जो दो टॉपिक्स हैं, जापान और स्विट्ज़रलैंड, इन दो के संविधानों का जो अध्ययन करना है हमको, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो हमको समझना है, इसके बारे में हम डिटेल में सिलेबस आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जापान का संविधान। इस जापान का संविधान में हम जो भी इसके संविधान की पृष्ठभूमि है और संवैधानिक विकास जो है जापान का, वो किस प्रकार से हुआ है, किस तरह से वहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ और आज वर्तमान में संविधान जो जापान में प्रचलित है उसकी कौन सी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके अनुसार वहाँ जापान का राष्ट्रीय और राजनीतिक व्यवस्था जो चलती है उसके अनुसार काम करती है, इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। जापान के सम्राट की बात करेंगे। सम्राट वहाँ पर जैसे राजशाही वाला जो व्यवस्था है वो वहाँ पर है। ब्रिटेन के संविधान में भी यही चीज़ है और जापान के संविधान में भी वही समान चीज़ हमको दिखाई देती है। लेकिन जो अनोखी जो विशेषता है कि राजशाही होने के साथ साथ ब्रिटेन और जापान दोनों लोकतंत्र भी हैं, संसदीय जनतंत्र भी हैं। तो इस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था है। वहाँ के मूल अधिकार और कर्तव्य, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। सम्राट की प्राचीन स्थिति क्या थी, किस प्रकार के सम्राट का कार्यकाल था, किस प्रकार की उनकी परिस्थिति थी। मेइजी संविधान जो था उसके अंतर्गत सम्राट की क्या परिस्थिति रही, किस प्रकार की शक्तियाँ, भूमिका उनकी क्या थी जापान की राजनीतिक व्यवस्था में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सम्राट की वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है, क्योंकि एक प्रश्न जो स्वाभाविक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में उठ सकता है वो ये कि राजशाही के साथ साथ लोकतंत्र या संसदीय जनतंत्र जो है वो किस प्रकार काम करता है। तो उसमें सम्राट को कौन से अधिकार दिए हुए हैं, कितना उनकी शक्तियां हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ब्रिटेन में भी यही समान व्यवस्था है। तो जापानी सम्राट की ब्रिटिश सम्राट से तुलना भी इसी क्रम में की जाएगी। राजतंत्र के सुरक्षित रहने के कारणों की हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज भी संसदीय जनतंत्र होने के बावजूद भी वहाँ पर सम्राट की स्थिति या राजतंत्र का जो सिस्टम है वो अभी तक वहाँ प्रचलित है। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। जापान में वर्तमान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या स्वरूप है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार का मंत्रिमंडल का वहाँ संगठन है, क्या कार्यप्रणाली है, मंत्रिमंडल की क्या शक्तियां हैं, कौन से कार्य हैं। जापान में मंत्रिमंडल की शक्तियों में यदि वृद्धि हुई है पिछले कुछ समय में, तो कितनी वृद्धि हुई है और उसके कारण किस प्रकार के रहे। फिर प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है जापानी राजनीतिक व्यवस्था में, प्रधानमंत्री की कौन सी शक्तियां हैं और कौन सी भूमिका है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं। हमारे यहाँ तो इसका नाम हिंदी में हम संसद बोलते हैं और अंग्रेज़ी में पार्लियामेंट के नाम से पहचानते हैं, लेकिन जापान की संसद को डायट कहा जाता है। तो इसकी रचना और कार्यविधि क्या है, किस प्रकार से इसका गठन होता है जापान की संसद का, इसके अधिकार, अध्यक्ष के अधिकार जो हैं वो क्या हैं, परिस्थिति क्या है, संसद की कौन सी विभिन्न समितियां हैं, संसद की दोनों सदनों की यानी कि ऑन दी होल संसद की कौन सी शक्तियां हैं, क्या कार्य है, जापान की राजनीतिक व्यवस्था में क्या भूमिका है संसद की, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। डायट के जो दोनों सदन हैं उनके आपस में क्या संबंध हैं,
किस प्रकार से वहाँ पर विधायी प्रक्रिया जो है वो चलती है, कैसे विधेयक जो है, बिल जो पेश किया जाता है किस प्रकार से काम करते हैं, मेजॉरिटी से या कौन से अलग अलग कितने प्रकार हैं, डाइट की शक्तियों में यदि पतन हुआ है, क्योंकि यदि मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हुई है तो इसका एक सीधा संबंध है कि डाइट की शक्तियों में ह्रास हुआ है, डाइट की शक्तियाँ कम हुई हैं। यानी कि संसद की शक्तियाँ जितना कम होंगी, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ उसी प्रोपोर्शनेट में आगे बढ़ जाएंगी। तो उसके ऐसे कौन से उत्तरदायी कारण हैं जिनकी वजह से डाइट की शक्तियों में गिरावट आई है। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा न्यायपालिका। तो इसमें जापान की न्यायपालिका की विशेषताएं बताऊंगी मैं आपको। न्यायपालिका का किस प्रकार का संगठन है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, समरी न्यायालय और प्रोक्यूरेटर्स, ये जो सारा पूरा हायरार्की है वहाँ की न्यायिक व्यवस्था की, इसके बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। जापान के राजनीतिक दल जो हैं उसका अगला चैप्टर है आपका लास्ट इस टॉपिक में। जापान की जो दलीय प्रणाली है, किस प्रकार की दलीय प्रणाली है, वहाँ पर कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, जापान के कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं, किस प्रकार का संगठन है, कैसे वो काम करते हैं, क्या स्वरूप है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका इस पेपर में वो है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान अपनी कुछ 3-4 बहुत अनोखी प्रमुख विशेषताओं के कारण काफ़ी अलग सा माना जाता है। यानी कि बहुत 2-3 जो चीज़ें हैं इस स्विट्ज़रलैंड के संविधान में वो एकदम बाकी के संविधानों से बहुत अलग हैं और अनोखी हैं, जिसको पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें प्रारंभ में हम संविधान का जो विकास हुआ है स्विस संविधान का, उसकी हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से विकास हुआ है, कैसे वो आज की जो सिनेरियो है उसमें आज के उस स्वरूप तक किस प्रकार से पहुंचा है, स्विस संविधान की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इस संविधान की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये इतना इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है और इसमें स्विस और अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया की हम तुलना भी कर सकते हैं, और किस प्रकार से संशोधन किया जाता है संविधान में वो हम समझने का प्रयास करेंगे आगे के वीडियोज़ में। नागरिकों के कौन से अधिकार हैं और कौन से कर्तव्य हैं, ये भी आपका एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में बनता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्विट्ज़रलैंड की संघ व्यवस्था, इसका स्विट्ज़रलैंड में जैसे कि यूनिटरी सिस्टम जैसे ब्रिटेन में है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम, इसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड में संघ व्यवस्था प्रचलन में है। तो इस संघ व्यवस्था के कौन से प्रमुख लक्षण हैं, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है और कैंटन और संघ सरकार इनके क्या आपसी संबंध हैं। कैंटन से यहाँ तात्पर्य है जैसे कि हम हिंदुस्तान में, भारत में जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की तो यहाँ पर हम राज्यों की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ है जैसे भारत एक राज्य है, लेकिन आम समझने की दृष्टि से राज्य से हम समझते हैं जैसे राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये चीज़। तो स्विट्ज़रलैंड में इस प्रकार की प्रांतीय इकाइयों को कैंटन कहा जाता है। तो कैंटन्स और संघ सरकार जो हैं उनके आपस के संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। कैंटन स्विस राजनीति का एक बहुत प्रमुख आकर्षण केंद्र है और वो किस प्रकार से है ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्थापिका की बात करेंगे, संघीय सभा जिसको कहते हैं, संघीय व्यवस्थापिका और या फिर ये विधानमंडल जो है उसकी कौन सी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसका संगठन काम करता है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद ये 2 सदन हैं, कौन सी शक्तियां और कार्य हैं संघीय सभा की, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और कैंटन की भी जो व्यवस्थापिकाएं हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक आएगा आपका वो है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया का अर्थ है किस प्रकार से कानून निर्माण की पूरी प्रक्रिया काम करती है। जैसे विधेयक पेश किया जाता है, उसके बाद सदनों में पूरा इसकी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाता है और उसके बाद में तो किस प्रकार से ये कानून बनता है,
इसके पश्चात स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है, जिसको संघीय परिषद कहा जाता है, तो ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही अनोखा जो एक फीचर है इसका, बहुत ही अनोखी विशेषता जो है वो स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका है। यानी कि 7 मेंबर्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के बहुल कार्यपालिका में माने जाते हैं। कोई एक व्यक्ति उसको बस नॉमिनल जो काम है उनके लिए हेड बनाया जाता है, लेकिन संघीय परिषद में 7 मेंबर्स काम करते हैं। ये संघीय परिषद की विशिष्ट विशेषता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी किस प्रकार की कार्य पद्धति है, क्या कर्तव्य हैं, क्या भूमिका है संघीय परिषद के, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल और अमेरिकी कार्यपालिका, इन दोनों से यहाँ पर तुलना भी की जा सकती है। इसके पश्चात अगला टॉपिक आएगा आपका स्विट्ज़रलैंड की संघीय न्यायपालिका। तो संघीय न्यायपालिका जो संघीय न्यायालय है, यानी कि हमारे यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फिर कैंटन की न्यायपालिका जैसे कि राजस्थान में हम समझते हैं हाई कोर्ट, उस प्रकार से कैसे काम करते हैं, और स्विस संघीय न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पर किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यानी कि स्विट्ज़रलैंड को एक तरीके से प्रजातंत्र का घर माना जा सकता है, यानी कि प्रयोगशाला, एक एक्सपेरिमेंट होम माना जा सकता है स्विट्ज़रलैंड को। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में ही विद्यमान है, बाकी जैसे हमारे यहाँ काम करता है, अमेरिका में काम करता है, इस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी बहुत उससे देखा जाता है। यानी हमारे यहाँ तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और ये जनसंख्या अधिक होने के कारण डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन अभी भी वर्तमान में भी स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन्स ऐसे हैं जो कि अभी तक भी जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र फॉलो किया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है स्विट्ज़रलैंड का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक पूरा होता है। लास्ट में एक राजनीतिक दल की भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है स्विट्ज़रलैंड में, कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं, क्या उनकी नीतियां हैं और कौन सी विशेषताएं हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ब्रिटेन के संविधान से हम शुरू करेंगे। ये आपका सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। मैंने डिटेल में आपको दोनों पेपर्स के सिलेबस समझाए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूँगी ब्रिटेन के संविधान की, यानी कि ब्रिटेन का संविधान हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू।